हाय फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास लेसन 2। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास और लेसन 2। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेज मिशनरियों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रारंभिक प्रयास किए गए हैं, संक्षेप में लिखिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि किस प्रकार ईसाई मिशनरियों ने भारत में प्रवेश किया था। तो फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत में शासन करना प्रारंभ किया तो उसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि भारतीय जनता अंग्रेजी भाषा नहीं समझती थी और अंग्रेज भारतीय भाषाएं नहीं समझते थे, जिससे कंपनी अपना कार्य करने में अत्यंत कठिनाई का महसूस करने लगी। और कंपनी के जो कर्मचारी थे ये अनुभव करते थे कि यदि स्थानीय निवास, वहाँ के जो मूल निवासी हैं, यदि उनसे प्रत्यक्ष संपर्क बनाया जाए, उनसे बातचीत किया जाए, जो कि उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला था और ये उनके लिए आवश्यक भी था, क्योंकि यदि वो बातचीत करेंगे तभी अपनी कंपनी को और आगे बढ़ा सकते थे, अपने साम्राज्य को और आगे बढ़ा सकते थे। तो इस स्वार्थ के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा प्रसार में ईसाई मिशनरियों की सहायता ली। ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार के लिए भी शिक्षा का सहारा लिया और इसके लिए उन्होंने अनेक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की। इस प्रकार से भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हो गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि मिशनरियों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या प्रारंभिक प्रयास किए गए थे। ओके, तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है, मिशनरियों ने 1729 में कोलकाता में एक दान आश्रित विद्यालय खोला। यह सन 1787 तक अनवरत रूप से चलता रहा तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता रहा। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मिशनरियों द्वारा 1729 में कोलकाता में एक दान आश्रित विद्यालय खोला गया। यह 1787 तक निरंतर रूप से चलता रहा और वहाँ पे निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाता था, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, सन 1789 में फ्री स्कूल सोसाइटी द्वारा फ्री स्कूल की स्थापना की गई। इन विद्यालयों में यूरोपियन अनाथ बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। तो फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है कि 1789 में फ्री स्कूल सोसाइटी द्वारा फ्री स्कूल की स्थापना की गई और इन विद्यालयों में यूरोपियन अनाथ बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। ओके, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, सन 1800 में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई तथा बाइबिल के अनेक भारतीय भाषाओं में अनुवाद किए गए। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, यदि आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या प्रारंभिक प्रयास किए गए, तो फ्रेंड्स आप 3 पॉइंट ये लिख सकते हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, मिशनरी स्कूलों की विशेषताएं बताइए। ओके, तो चलिए देखते हैं उत्तर। मिशनरियों द्वारा भारतवर्ष में नवीन शिक्षा प्रणाली का जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मिशनरियों द्वारा ही भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जन्म हुआ। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है, कक्षा शिक्षण प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कक्षा शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ का जो श्रेय है वो मिशनरियों को ही जाता है। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। ईसाई मिशनरी स्कूलों में फ्रेंड्स शिक्षा देते समय आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थीं, बट इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। ईसाई मिशनरी स्कूलों में फ्रेंड्स प्राथमिक स्कूलों में जो शिक्षा का माध्यम था वो भारतीय भाषाएं थी, लेकिन ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है, इन स्कूलों का पाठ्यक्रम व्यापक था। उसमें भारतीय और अंग्रेजी भाषाओं के साथ साथ इतिहास, भूगोल, गणित, व्याकरण और विज्ञान आदि विषय सम्मिलित थे। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, बालकों को पुस्तकें तथा लेखन सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाती थी। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, बालकों की योग्यता के आधार पर विभिन्न कक्षाओं में विभाजित किया जाता था।
विद्यालय का समय निश्चित होता था और शिक्षण कार्य समय सारणी के अनुसार चलता था। फ्रेंड्स, ईसाई मिशनरी स्कूलों में जो विद्यालय का समय होता था वो निश्चित रहता था और शिक्षण कार्य जो है समय सारणी के अनुसार चलता था। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। विद्यालय में अनेक शिक्षक होते थे जो विभिन्न कक्षाओं में पृथक पृथक पाठ विषय पढ़ाते थे। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इन स्कूलों में परीक्षाएं होती थी। लिखित परीक्षा के आधार पर ही विद्यार्थी को कक्षानुति दी जाती थी। तो फ्रेंड्स, ईसाई मिशनरी स्कूलों में परीक्षाएं होती थी और लिखित परीक्षा के आधार पर ही विद्यार्थियों को कक्षानुति दी जाती थी। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। समस्त छात्रों को अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य था। फ्रेंड्स, ईसाई मिशनरी स्कूलों में जो समस्त छात्र थे उनको अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य था और रविवार को विद्यालय में अवकाश रहता था। ओके, तो फ्रेंड्स, इसको आप अपने तरीके से भी बनाकर लिख सकते हो कि ईसाई मिशनरी स्कूलों में रविवार को अवकाश रहता था और प्राथमिक विद्यालयों में भारतीय भाषाएं के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। ओके, और इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। तो फ्रेंड्स, इसको आप अपने शब्दों में भी बनाकर लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। उत्तर, सन 1813 के आज्ञा पत्र के अनुसार भारत में जनसाधारण शिक्षा का प्रबंध करना कंपनी का कर्तव्य हो गया और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये की धनराशि भी सुरक्षित कर दी गई, परंतु आज्ञा पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह धन किस प्रकार व्यय किया जाए। अतः शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रश्न पर विवाद प्रारंभ हो गया, जिसे प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना जाता है। यह विवाद 20 वर्षों तक चलता रहा। तो फ्रेंड्स, सन 1813 में आज्ञा पत्र के अनुसार भारत में जनसाधारण शिक्षा का प्रबंध करना कंपनी का कर्तव्य हो गया था और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि भी सुरक्षित कर दी गई थी, परंतु आज्ञा पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि यह 1 लाख रुपए जो धनराशि है शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से व्यय किया जाएगा। ओके, तो शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रश्न पर विवाद प्रारंभ हो गए, जिसे प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना जाता है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। यह विवाद अग्रलिखित विषयों पर था। ओके, चलिए देखते हैं विवाद का विषय क्या क्या था। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य, लक्ष्य, माध्यम तथा साधन क्या होना चाहिए। इन विवादास्पद प्रश्नों को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में 3 प्रमुख वर्ग बन गए। ओके, तो चलिए देखते हैं। प्राच्य शिक्षावादी वर्ग बन गया, पाश्चात्य शिक्षावादी और लोक भाषावादी। ओके, तो पहले हम लोग प्राच्य शिक्षावादी के बारे में जानेंगे। प्राच्य शिक्षावादी, इस वर्ग के लोगों का कथन था कि भारतवासियों को प्राचीन भारतीय साहित्य की शिक्षा संस्कृत, अरबी तथा फारसी भाषाओं के माध्यम से दी जाए। कंपनी के पुराने अधिकारी इस विचारधारा के थे। तो फ्रेंड्स, जो प्राच्य शिक्षावादी थे उनका कहना था कि भारतवासियों को शिक्षा संस्कृत, अरबी तथा फारसी भाषाओं के माध्यम से दी जाए और कंपनी के पुराने अधिकारी इस विचारधारा के थे। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया कि प्राच्य शिक्षावादी के कौन कौन समर्थक थे, तो H. विल्सन थे और H.T. प्रिंसेप। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ से बन सकता है कि प्राच्य शिक्षावादी कौन कौन थे। तो प्राच्य शिक्षावादी H. विल्सन, H.T. प्रिंसेप। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है प्राच्यवादी विचारधारा के कारण। ओके, तो चलिए देखते हैं। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है प्राच्यवादी नीति के समर्थक कंपनी के पुराने अधिकारी थे जो लंबे समय से भारत में रह रहे थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति को निकट से पहचाना था और उसके प्रशंसक बन गए थे। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इन अधिकारियों को भय था कि यदि भारतवासी शायद पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करें, भारत के साम्राज्य सुरक्षित रखने के लिए वे किसी प्रकार के विरोध का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। प्राच्यवादी शिक्षावादी। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है ये अधिकारी कोलकाता मदरसा और संस्कृत कॉलेज को सुरक्षित रखना चाहते थे। ओके,
ये रूढ़िवादी अधिकारी नहीं चाहते थे कि भारतवासी अंग्रेजी पढ़कर उनके समकक्ष बन जाए। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया कि प्राच्यवादी विचारधारा के कारण क्या क्या है, तो फ्रेंड्स इस पॉइंटों में से आप अपने अनुसार बनाकर लिख सकते हैं कि जो प्राच्यवादी थे ये नीति समर्थक कंपनी के पुराने अधिकारी थे जो लंबे समय से भारत में रह रहे थे और उन्होंने भारतीय संस्कृति को निकट से पहचाना था। ओके, और ये नहीं चाहते थे कि भारतवासी अंग्रेजी शिक्षा पाकर उनके समक्ष बन जाए। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है पाश्चात्य शिक्षावादी। तो चलिए देखते हैं। इस वर्ग के लोग देश में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान शिक्षा देने के पक्ष में थे। तो फ्रेंड्स, जो पाश्चात्य शिक्षावादी थे वो भारतवासियों को शिक्षा अंग्रेजी भाषा के माध्यम से देने के पक्ष में थे। कंपनी को नवयुवक अधिकारी, ईसाई मिशनरी तथा चार्ल्स ग्रांट इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है राजा राम मोहन राय जैसे कुछ प्रगतिशील भारतीय भी इस विचारधारा के समर्थक थे, तो चाहते थे कि भारतवासियों को शिक्षा अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दी जाए। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है पाश्चात्य शिक्षावादी। तो फ्रेंड्स, यदि आपसे 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया गया कि पाश्चात्य शिक्षावादी के समर्थक कौन कौन थे, तो मैकाले, लॉर्ड बैटिंग, राजा राम मोहन राय पाश्चात्यवादी शिक्षा के समर्थक थे। ये लोग, इन लोगों का कहना था कि भारतवासियों को शिक्षा जो है अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दी जाए। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1 नंबर का प्रश्न यदि आपसे पूछ लिया गया कि पाश्चात्य शिक्षावादी के समर्थक कौन कौन थे, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, चलिए अगला पॉइंट है पाश्चात्यवादी विचारधारा के कारण। ओके, तो चलिए देखते हैं। इसके अंदर तो पहला पॉइंट है इस दल में कंपनी के युवा अधिकारी थे। वे ऐसे युग में जन्मे और पले थे जब ब्रिटेन का प्रभुत्व तेजी से संसार भर में फैल चुका था, अतः उन्हें अपने देश, संस्कृति और भाषा पर अत्यधिक गर्व था। वे अन्य किसी भी संस्कृति और भाषा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उनके विचार से भारतीयों का उद्धार पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा ही संभव था। तो फ्रेंड्स, जो पाश्चात्यवादी थे वे कंपनी के युवा अधिकारी थे। वे ऐसे युग में जन्मे और पले थे जब ब्रिटेन का प्रभुत्व तेजी से संसार भर में फैल चुका था और इन्हें अपने संस्कृति और भाषा पर अत्यधिक गर्व था। ये नहीं चाहते थे कि भारतीयों को शिक्षा भारतीय साहित्य के माध्यम से दी जाए, संस्कृत, अरबी, फारसी भाषाओं के माध्यम से दी जाए। इनका कहना था कि भारतवासियों का तभी उद्धार हो सकता है जब पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से उन्हें शिक्षा दी जाए, अर्थात उन्हें जब अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा दिया जाएगा तभी उनका उद्धार हो सकता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है यह एक राजनीतिक चाल भी थी। पाश्चात्य शिक्षा का उद्देश्य भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो रंग रूप में भारतीय हो किंतु वेशभूषा, बातचीत, चिंतन तथा विचारों से अंग्रेज हो। इस प्रकार यह भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने का षड्यंत्र था। तो फ्रेंड्स, जो पाश्चात्यवादी थे वो भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे जो रंग रूप में तो भारतीय हो किंतु वेशभूषा, बातचीत, चिंतन तथा विचारों से अंग्रेज हो। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।